तो इलास्टिक टिश्यू जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग एल्वियोलर सेप्टा का। तो जो स्मॉल एयरवेज पे रेडियल ट्रैक्शन आ रही होती है ना, जो उसने खोल के रखा होता है खींच के, तो सेप्टा के लॉस से वो ट्रैक्शन भी जो है ना वो ख़त्म हो गई, वो कम हो गई, ठीक है, स्मॉल एयरवेज पे, जिसकी वजह से अब वो खींच के खुले हुए नहीं रहेंगे, तो वो कोलैप्स हो जाएंगे जैसे ही पर्सन एक्सपायरेट करेगा, ठीक है, एक्सपायरेशन के दौरान कोलैप्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीवियर एम्फाइसेमा में क्रोनिक एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज यही है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि इलास्टिक टिश्यू ख़त्म हो रहा है, तो वो उसकी रेडियल ट्रैक्शन जो है वो कम हो रही है, तो एक्सपायरेशन के दौरान वो बंद हो जा रहे हैं, कोलैप्स कर जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। डिस्निया याद रखिएगा कि पहला सिम्टम है और ये इंसीडियसली होता है, यानी ग्रेजुअली सटल वे में होगा, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इंसीडियस का ये मतलब होता है, ठीक है। डिस्निया जो है ये पहला सिम्टम है, लेकिन ये स्टेडिली प्रोग्रेसिव होता जाएगा, ठीक हो गया, यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अब वो पेशेंट्स जिनको अंडरलाइंग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या फिर क्रोनिक एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है, तो इस तरह के पेशेंट में कफ और वीजिंग जो है ना, ये उनकी इनिशियल कंप्लेंट्स होती हैं कि उनको खांसी होती है और वीजिंग होती है, ठीक है। पहले वेट लॉस भी बहुत कॉमन सिम्टम होता है, क्लिनिकल फाइंडिंग है, और ये इतना सीवियर हो सकता है कि अकल्ट करे कि कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है, ऐसा लगेगा, इतना ज़्यादा वेट लॉस होता है। जब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो हमें उसमें FEV1 जो है, यानी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकंड में जो है वो उनका रिड्यूस हो जाएगा, जबकि उनकी जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो नॉर्मल रहेगी या नियर नॉर्मल, ठीक है। इसीलिए फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड टू फर्स्ट वाइटल कैपेसिटी, इनका जो रेशो होगा वो रिड्यूस्ड मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसका ये रेशो रिड्यूस्ड मिलेगा एम्फाइसीमा में। अब दो तरह के हम कंडीशंस डिस्कस करने वाले हैं, एक पिंक पफर्स, दूसरे ब्लू ब्लोटर्स। याद रखिएगा कि क्लासिक प्रेजेंटेशन एम्फाइसीमा की उन पेशेंट में जिनको कोई भी ब्रोंकाइटिक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, यानी उनको कोई ब्रोंकाइटिस वगैरह का मसला नहीं है, सिर्फ एम्फाइसीमा है, तो इस तरह की पेशेंट की जो चेस्ट होगी ना वो हमें बैरल चेस्टेड नज़र आएंगे, ठीक है, उनका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का ज़्यादा होगा। इसके अलावा हमें उनमें डिस्निया मिलेगा, विथ ऑब्वियसली उनकी एक्सपायरेशन प्रोलॉन्ग्ड होगी, और उनके बैठने का तरीका ऐसा होगा कि वो आगे झुक के बैठेंगे, हंच्ड ओवर पोजीशन होगी। तो इस तरह के पेशेंट्स में उनकी जो एयर स्पेस इनलार्जमेंट हो जाती है ना, एयर स्पेसेस जो है हमारे लंग्स के, उसकी वो बहुत ज़्यादा सिवियरली उनके एयर स्पेस इनलार्ज कर जाते हैं, जबकि उनकी जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो, वो कैपेसिटी लो होगी, ठीक है। शुरू में ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी लो होगी, एयर स्पेसेस इनलार्ज हो चुके हैं, तो डिस्निया हो रहा है उनको और वो हाइपर वेंटिलेट भी कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोमिनेंट फीचर है, डिस्निया भी है, हाइपर वेंटिलेट भी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आगे जाके वेरी लेट डिजीज़ में क्या होगा कि गैस एक्सचेंज उनका दोबारा सही हो जाएगा, मतलब एडिक्वेट हो जाएगा, और उनकी जो ब्लड गैस वैल्यूज़ होंगी वो रिलेटिवली नॉर्मल आ जाएंगी उनके डिस्निया और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। तो क्योंकि इसमें प्रोमिनेंट डिस्निया है और एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन हो रही है हीमोग्लोबिन की, तो इस तरह के पेशेंट्स को तभी हम कहते हैं पिंक पफर्स, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उनको सही मिल रही है और डिस्निया भी प्रोमिनेंट है। इन दो वजहों की वजह से पिंक पफर नाम दे दिया। एट द अदर हैंड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम एट द अदर एंड ऑफ द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम वो पेशेंट होते हैं जिनमें एम्फाइसीमा भी हो और उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का भी मसला है, अब दोनों चीज़ें आ गई, और ऐसे पेशेंट्स को रिकरेंट इन्फेक्शंस की भी हिस्ट्री है। तो इस तरह के पेशेंट में डिस्निया जो है ना वो लेस प्रोमिनेंट होगा, वहाँ पे था ज़्यादा, यहाँ पे लेकिन डिस्निया लेस प्रोमिनेंट है, और वहाँ पे देखें हाइपर वेंटिलेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनकी जो इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि पेशेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करेंगे और वो हाइपोक्सिक हो जाएंगे, साइनोटिक हो जाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि उनकी रेस्पिरेटरी ड्राइव ही ख़त्म हो चुकी है, वहाँ अपोजिट था। और कुछ वजूहात हैं जो क्लियर नहीं हुई कि इस तरह के पेशेंट्स जो है ना वो ओबीस भी होते हैं, मोटे मोटे से स्ट्रोकी, तो हैंस इनको नाम दे दिया गया ब्लू ब्लोटर्स, ब्लू इनके साइनोसिस वगैरह के लिए और ब्लोटर्स ये मोटे से होते हैं ओबीस इसलिए, ठीक हो गया। फिर कह रहा है कि मोस्ट पेशेंट्स जिनको COPD होता है
तो उनके सिम्टम्स जो है ना वो फॉल करते हैं इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान, ठीक है। क्योंकि कैसे भी इन दो एक्सट्रीम के दरमियान वाले कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड पल्मोनरी वास्कुलर स्पाज्म, यानी हाइपोक्सिया हुआ है और उसकी वजह से पल्मोनरी वेसल्स जो है उनका स्पाज्म हो जाना, एंड लॉस ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी सरफेस एरिया भी उसका ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हुए हैं तो पल्मोनरी का भी कैपिलरी सरफेस एरिया डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें ग्रेजुअली क्या करवाएंगी, सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करवाएंगी, जो कि 20% से 30% लोगों में होती है और आगे जाके ये राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करवाती है, जिसको हम कॉर पल्मोनेल कहते हैं। तो डेथ जो है ना एम्फाइसीमा से, वो क्यों होती है डेथ, वो या तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होगी, याद रखिएगा, या फिर वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से। तो एम्फाइसीमा में ये दो डेथ के कॉजेज़ हैं। अब आती हैं वो कंडीशंस जो एम्फाइसीमा से रिलेटेड है। सेवरल कंडीशंस जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं जो मतलब एबनॉर्मल एयर स्पेसेस को इन्वॉल्व करती हैं या फिर एक्यूमुलेशंस करवाती हैं एयर की हमारे लंग्स के अंदर या बाकी टिश्यूज़ के अंदर, वो भी रिकॉग्नाइज हुई हैं। वो कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहली है कंपनसेटरी एम्फाइसीमा। ये डिस्क्राइब करती है कि जो रेजिडुअल एल्वियोलाई होते हैं ना, वो डायलेट कर जाएं इन रेस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ लंग सब्सटेंस एल्सवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं किसी डिजीज्ड लंग को या लोब ऑफ लंग को, तो जो पीछे वाला जो रिमेनिंग जो एल्वियोलाई वगैरह होंगे वो उनकी डायलेशन जब हो जाएगी तो हम इसको कहते हैं कंपनसेटरी एम्फाइसीमा, ठीक है। दूसरी होती है कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और पीछे बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लेट हो गया है, फूल गया है लंग। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन हो जाए लंग की, एयर ट्रैपिंग की वजह से एक्सपेंशन हो। देखिए ये जो है ना कॉमन कॉज होता है सब टोटल ऑब्स्ट्रक्शन का। सब टोटल एयरवे की सब टोटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी ट्यूमर से या किसी फॉरेन बॉडी से। तो ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन ये लाइफ थ्रेटनिंग है अगर एक्सपेंशन जो है ना उस अफेक्टेड पोर्शन की वो कंप्रेस कर दे साथ वाले नॉर्मल लंग को, ठीक है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुई, नीचे वो ओवर इन्फ्लेट हुआ और उसने जाके दूसरे वाले को कंप्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन है बुल्लस एम्फाइसीमा। ये रेफ़र करता है एनी फॉर्म ऑफ एम्फाइसीमा जो कि लार्ज सब प्लूरल ब्लेब्स बना दे या बुल्ली बना दे। ये असल में एक स्पेसिस होती हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़ी होती हैं डायामीटर में, ठीक है, डिस्टेंडेड स्टेट में। जैसे अब ये फिगर देखें 13.8, तो इसमें ये हमें इस तरह के ब्लेब्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये बुल्ली या सब प्लूरल ब्लेब्स। तो इस तरह के जो ब्लेब्स हैं ना ये लोकलाइज एसेंचुएशंस होती हैं वन ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ एम्फाइसीमा की। और ज़्यादातर मोस्ट ऑफनली ये ब्लेब्स जो होते हैं ना ये सब प्लूरल होते हैं, इनकी जो लोकेशन है, और ऑन ओकेजन ये रप्चर भी कर जाते हैं। और रप्चर अगर ये करेंगे क्योंकि ये सब प्लूरल हैं तो ये रप्चर अगर हो गए तो जाके न्यूमोथोरैक्स कॉज करवा देंगे। उसके बाद लास्ट है कंडीशन मेडियस्टिनल या इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा। अब ये जो है ना कॉज होती है जब एयर की एंट्री हो जाए इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग में, ठीक है, लंग होता है ना उसका जो इंटरस्टिशियम है उसमें एयर चली जाए। अब वो कहाँ से जाएगी? वो या तो मेडियस्टिनम से आई है, सॉरी मतलब कि वो जो एयर है इंटरस्टिशियम में जो लंग के में आई है वो आगे अब कहाँ जाएगी? वो या तो मेडियस्टिनम में चली जाएगी या समटाइम्स वो हमारे सबकुटेनियस टिश्यू जो होता है ना वहाँ पे भी आ सकती है। अब ये लंग के इंटरस्टिशियम में कैसे आई ये एयर और इसने एम्फाइसीमा करवाया? तो ये असल में स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी अगर कोई अचानक से किसी का इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, एल्वियोलाई के अंदर वाला प्रेशर अचानक से बढ़ जाए, जैसे वॉमिटिंग के दौरान होता है या वॉयलेंट कफिंग के दौरान, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो एल्वियोलर है उसका रप्चर प्रोड्यूस होगा, वो रप्चर हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि एयर जो है वो इंटरस्टिशियम में डाइसेक्ट कर जाएगी, ठीक है, इस तरह से एल्वियोलाई आता है तो वो रप्चर कर जाएंगे तो एयर जो है वो इंटरस्टिशियम में चली जाएगी। समटाइम्स ये जो है बच्चों में डेवलप करता है ये कंडीशन जब उनको वूपिंग कफ होती है। इसके अलावा ये उन पेशेंट्स में भी होता है जो रेस्पिरेटर्स पे होते हैं और उनको पार्शियल ब्रोंक्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या फिर उन पेशेंट में भी होता है जिनकी परफोरेटिंग इंजरी हो जाए, जैसे उनकी रिब का फ्रैक्चर है वो जाके फिर लंग को परफोरेट कर दे, तो उनमें भी ये मेडियस्टिनल एम्फाइसीमा होती है और मतलब एयर जो है वो इंटरस्टिशियम में चली जाती है। अब जैसे ही इंटरस्टिशियम में एयर जाती है तो फिर उसके बाद वो वहाँ से सबकुटेनियस टिश्यू में भी चली जाएगी।
अब सबकुटेनियस में जब आएगी तो पेशेंट बिल्कुल हमें ऐसे फूला हुआ लगेगा, बैलून की तरह वो फूल जाएगा पेशेंट, और हमें उसके ऊपर स्वेलिंग नज़र आएगी, उसके हेड में, उसके नेक में स्वेलिंग मिलेगी, और हमें क्रैकलिंग क्रेपिटेशन साउंड्स हमें सुनाई देंगी उसकी चेस्ट के ऊपर। इसको हम कहते हैं सबकुटेनियस एम्फाइसीमा। अब मोस्ट इंस्टेंसेस में ये जो एयर है ना, ये रीअब्जॉर्ब स्पॉन्टेनियसली हो जाती है, यानी खुद ही आफ्टर द साइट ऑफ एंट्री जहाँ से आई है उसको जब हम सील करेंगे तो ये एम्फाइसीमा सही हो जाएगी और एयर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। ये तस्वीर देखें, इस पेशेंट को सिवियर सबकुटेनियस एम्फाइसीमा हुई है। देखें इसकी स्वेलिंग हेड पे, नेक पे और इसके जो है चेस्ट वाले एरिया पे, यहाँ पे हमें क्रैकलिंग साउंड क्रेपिटेशंस मिलेंगी। ये देखें स्वेलिंग नज़र आ रही है। तो ये मेडिस्टिनल एम्फाइसीमा में आगे जाके सबकुटेनियस एम्फाइसीमा हो जाती है। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एम्फाइसीमा की समरी देखें। हमने पढ़ा कि एम्फाइसीमा एक COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है, जिसमें एयर स्पेसिस की क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, उसके नीचे। तो इसके हमने टाइप्स पढ़े, उसमें हमने कहा सेंट्री एसिनर बहुत कॉमन है जो स्मोकिंग से रिलेटेड है, दूसरी पैन एसिनर है जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से होती है, तीसरी डिस्टल एसिनर और चौथी इरेगुलर टाइप। फिर हमने कहा कि स्मोकिंग और जो इनहेल्ड पॉल्यूटेंट्स है ना, वो ऑनगोइंग अक्यूमुलेशन करवा रहे होते हैं इन्फ्लामेटरी सेल्स की। तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो प्रोटीएज एंजाइम्स जो होते हैं उनका सोर्स होते हैं। तो प्रोटीएजेज और इलास्टेसेस जो हैं वो आके हमारी एल्वियोलर वॉल्स को इरिवर्सिबली डैमेज कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वो पेशेंट्स जिनमें अनकॉम्प्लिकेटेड एम्फाइसीमा होती है, यानी कोई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह भी नहीं होती, अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उनका चेस्ट वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है, उनमें डिस्निया मिलता है और उनकी जो है नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजनेशन हो रही होती है रेस्ट पे। तो हम उनको पिंक पफर्स कहते हैं, हीमोग्लोबिन उनकी सही ऑक्सीजनेट हो रही होती है। जबकि मोस्ट पेशेंट्स जो हैं, फिर हमने पढ़ा कि जो एम्फाइसीमा के, उनको कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, कंकरेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी साथ होती है। सिंस कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो दोनों का ही रिस्क फैक्टर है, एम्फाइसीमा भी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी। तो इस तरह वाले पेशेंट्स में हमने पढ़ा कि हाइपर वेंटिलेशन नहीं होती, डिस्निया इतना कॉमन नहीं है, तो उनकी ऑक्सीजनेशन सही नहीं होती और उनके कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रह रही होती है, और हमने उनको नाम दे दिया था ब्लू ब्लोटर्स, कि वो ओबीस भी होते हैं और साइनोटिक भी। दैट्स इट, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस।